जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस बैंक। जी हाँ साथियों, 2009 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चंस बैंक हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग इस लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों एवं भाई बहन के पास, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके। और आज के इस क्वेश्चंस बैंक की शुरुआत हो रही है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो 35 नंबर की गारंटी है, स्टडी विथ रवि का वादा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2016 के क्वेश्चंस बैंक से। फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चंस का आनंद उठाइए और अपने माइंड में सेट करके रखिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और फिर से पूछा जाएगा। कहता है पी आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले टॉर्क बताइए। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? पी क्रॉस ई होता है। सबसे पहले क्या होता है? पी होता है, याद रखिएगा, पी क्रॉस ई। और इस सवाल को मैं अगले ईयर में जो पूछा गया 2017 में वो भी बतलाने वाला हूं। तो रिपीट जो है इस सवाल बहुत बार किया गया आपके एग्जाम में, तो ये 2024 के लिए यानी 20 दिन बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पी क्रॉस ई यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो होता है बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी। ए और बी के बीच यहाँ पे तुल्य धारिता पूछा गया। ए इधर है, बी इधर है। ध्यान से बताइए कि क्या हो जाएगा इसके तुल्य धारिता। बिल्कुल ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 6/2 यानी 3 ऊपर निकलता है, 6 3 9 यहाँ पे आपस में जुड़ जाएगा, 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ की शक्ति बताइए। विद्युत परिपथ की यहाँ पे शक्ति आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। V²/R क्या होता है? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा 4 नंबर सवाल। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करने वाले हैं। जो भी सवाल आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया उसका मैं आज सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा यहाँ पर याद रखिएगा, I के इनवर्स ML 0 होता है और T के पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम संबंध है, किससे संबंध है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। तो लेंज का नियम जो संबंध है वो याद रखिएगा, यहाँ पे ऊर्जा से संबंधित है लेंज का नियम, और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक बताइए। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? R + ω L होता है, वह R/√R² + ω² L² होता है, या R√R² + ω² L² होता है, या ω/L/R होता है। तो एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट है। R ऊपर, उसके बाद रूट अंडर में सारी होती है, सारी के सारी जितनी भी फॉर्मूला होती है वो रूट अंडर में होती है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। कहता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दुगुना कर दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई की आवर्तकाल होगा, दुगुना होगा, आधा होगा, चौगुना होगा, 1/4 कम होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होता है वो दुगुना हो जाता है। कितना होता है? दुगुना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है साथियों? काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में? चलिए जरा इसका जवाब फटाफट से बताइए कि बीटा किरणें जो है वो किसमें विक्षेपित होती है? सभी का जवाब आना चाहिए। तो बीटा किरणें जो है वो किसमें विक्षेपित होती है? सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नॉर गेट के लिए बूलियर व्यंजक बताइए। गेट से हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं। गेट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो नॉर गेट के लिए जो है बूलियर व्यंजक क्या होता है? A.B = Y होता है, A + B = Y होता है, A.B = Y होता है, या A + B = Y होता है। नॉर गेट के लिए जो बूलियर व्यंजक होता है वो बताइए फटाफट से। याद रखिएगा, नॉर गेट के लिए जो बूलियर व्यंजक होता है 10 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। A + B = Y, इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। ऑप्शन ऊपर लगा रहता है उसे। 11 नंबर सवाल का जरा जवाब बताइए। कहता है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? सबसे ज्यादा बार अब ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितना?
सबसे ज्यादा बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा 2024 के लिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाएगा। तो माइक्रोफैराडे दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराडे और 64 बूंद दिया हुआ है, याद रखिएगा सवाल सेम टू सेम सवाल पूछे जाते हैं। 20 माइक्रोफैराडे सिंपल सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान देते हैं। 12 नंबर कहता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग कितना होता है। अगर मान लीजिए ये क्या है, बिंदु है और धारा इधर से भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो शून्य होता है, धनात्मक होता है, अनंत होता है या ऋणात्मक होता है, बताइए बताइए जरा, सभी का जवाब आना चाहिए कि क्या होता है। तो विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की बीमा बताइए। विद्युत वाहक बल की यहाँ पे बीमा पूछा गया है, कितना होता है, ml स्क्वायर टी -2 या ml स्क्वायर टी के -2 आई के -2 या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो हम सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं आज की क्लास में, मॉडल सेट क्वेश्चंस बैंक का सॉल्यूशन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% लाभदायक होगा। तो विद्युत वाहक बल की बीमा जो होती है ml स्क्वायर टी के पावर -3 और आई इनवर्स होती है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। एम्पियर घंटा की बात की यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये भी सवाल क्या बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो एम्पियर घंटा जो है वो ऑप्शन नंबर आवेश का याद रखिएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। प्रतिघात का मात्रक बताइए, महो, ओम, फैराडे, एम्पियर। प्रतिरोध नहीं है यहाँ पे, प्रतिघात है, ध्यान से पढ़िएगा, गलत हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध का तो ओम होता है लेकिन प्रतिघात का महो होता है, जो कि आपकी इस क्वेश्चंस बैंक में इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, इसका ओम दिया हुआ है लेकिन वो गलत हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य कैसा हो जाता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है, ठीक है, तो उसका माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब शंट किया जाता है ए मीटर को, इसकी माप सीमा में क्या अंतर होता है। तो ए मीटर को जब शंट किया जाता है, याद रखिएगा, उसकी माप सीमा में क्या होती है, बढ़ती है। 18 नंबर है कि स्वयं प्रेरक यानी सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलॉम होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा, हेनरी होगा। तो स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है साथियों, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के, क्या मापता है, तप्त तार ए मीटर। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा। तो तप्त तार ए मीटर जो है वो क्या मापता है, याद रखिएगा, औसत वर्ग धारा, यानी मूल औसत वर्ग धारा इसका माप करता है। कौन, तप्त तार ए मीटर। कहते हैं किसी ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 N2 लपेट है, तब N1 बड़ा होगा N2 से, N2 बड़ा होगा N1 से, या N1 बराबर होगा N2 के, या N1 बराबर 0 होगा। तो ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफर की यहाँ पे बात की है और प्राइमरी सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 लपेटे में है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, N2 बड़ा होगा N1 से, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापता है, आपको पता ही है, ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बार बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। डायनोमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पे, डायनोमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, धारा के उसमें प्रभाव पर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकीय पर, या प्रेरित विद्युत पर। तो डायनोमो का कार्य सिद्धांत जो आधारित है यहाँ पे 22 नंबर सवाल का जवाब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद रखिएगा, किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ये आधारित है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए, क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे।
तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर साथियों कार्य करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। इस प्रकार की अगर नली है और एक यहाँ से लाइट गुजारी जाती है तो सेम थोड़ा भी लाइट उसमें कमी नहीं होता और इस प्रकार से वो आगे की ओर संकेत को भेज देता है, तो वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। कहते हैं जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब तो आवर्धन क्षमता में क्या अंतर होता है? बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, अपवर्तित रहती है। तो माइक्रोस्कोप की नली को जब आप बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता यहाँ पे क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और सभी का 26 नंबर सवाल का सॉरी यहाँ पे 25 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। आगे अगला सवाल 26 नंबर, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा बताइए। एमबीबीएस सवाल है आपके, फिर से 2024 में बिहार बोर्ड ने पेपर में सेट किया है इस सवाल को और पूछेगा लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा बताइए। तो ऊर्जा जो होती है इसकी hc बाई लेमडा होती है। याद रखिएगा सी हमेशा ऊपर रहती है। सी कहाँ रहती है? हमेशा ऊपर, उसके बाद लेमडा। इस प्रकार अगर आप याद रखते हैं तो एक भी ऑप्शन में यहाँ पे सी ऊपर नहीं है, बाकी बात एक ही में ऑप्शन में जो है सी यहाँ पे ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेदन क्षमता है? तो महत्तम वेदन क्षमता इनमें से किसमें है? गामा किरणें में। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है, तो मुख्य धारावाहक इसमें क्या होता है? होल होता है। एन प्रकार में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एन प्रकार में अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन लगाइएगा, पी प्रकार में पूछेगा तो होल लगाइएगा। तो ये था 2016 का क्वेश्चन बैंक। अब हम लोग चलते हैं 2017 के क्वेश्चन बैंक पे। और ये एक सारणी याद आप लोग जरूर रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों सारणी को याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है या 5 में भी पूछ दिया जा सकता है। नेम्ड गेट के, सत्याता सारणी और नॉर गेट की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगला नंबर चलते हैं 2017 के इस क्वेश्चन बैंक पे। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि 2017 का और 2016 का जो पहला क्वेश्चन था वही 2017 में भी देखिए फिर से रिपीट है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2017 में भी रिपीट है, यानी पी क्रॉस ई, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम यहाँ पे सवाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर कहता है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो है, इसके पास वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल 2 पाई नॉट हो जाता है। तीसरा नंबर सवाल है कि परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। परिपथ यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, मिसमैच है, याद रखिएगा। तो धारिता का पर जो आवेश होगा उस परिपथ में वो 18 माइक्रोकूलम होगा। 4 नंबर सवाल है कि चुंबकीय आवेश के फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। बताइए सभी स्टूडेंट कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला होगा, हेनरी होगा, वेबर होगा, जूल प्रति सेकेंड होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या हो जाएगा साथियों? 4 नंबर सवाल का जवाब वेबर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। और ये प्रश्न आपके 2024 में पूछा जाएगा, रट लीजिए इस आंसर को। चुंबकीय क्षेत्र बी की ऊर्जा घनत्व बताइए। ऊर्जा घनत्व जरा बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट, बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट। 6 नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिए, कहता है उदग्र तल में चालक तार की वृत्तीय कुंडली रखी गई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लगाया जा रहा है, इसके चुंबक के उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली से प्रभावित विद्युत धारा की दिशा होगी। तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? विद्युत धारा की यहाँ पे वामावर्त हो जाएगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, याद रखिएगा, वामावर्त यानी इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल है कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई है तो शक्ति गुणांक कितना होगा? धारा और विभवांतर के बीच अगर कलांतर फाई दे दिया जाए तो यहाँ पर शक्ति गुणांक जो होता है वो कितना हो जाता है? 7 नंबर सवाल में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, cos फाई हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? cos फाई, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आई बटे एल ओमेगा की इकाई बताइए। आर की इकाई है, एल ओमेगा की इकाई है, दोनों की इकाई है, किसी की नहीं है। तो बात करें 8 नंबर सवाल में तो इस किसी की इकाई इसमें से नहीं होती, इकाई इसका है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 9 नंबर है कि एक सीधा चालक क्षार पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज रखा गया है, पूर्व पश्चिम की ओर बात किया है कि क्षैतिज रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर बताइए।
तो विभवांतर शून्य रहेगा, बढ़ा जाएगा, घटता जाएगा, या की दिशा बदलती रहेगी। तो एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज रखी गई है, गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके सिर के बीच विभवांतर अगर आपसे पूछा गया है तो क्या इसका आंसर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता जाएगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर जरा ध्यान देते हैं। गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर बनाने में जरूरत किसका आती है? अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को क्या करें, एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में उसको परिवर्तित किया जाए तो कौन सी ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो 10 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या ए आ रहा है, उच्च प्रतिरोध का। बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सततता सारणी दिया गया है और आपको बताना है कि कौन से गेट का यह सारणी है। आपको पता ही है कौन से गेट का साथी यहाँ पे सारणी ही है, तो किसी का यहाँ पे नहीं है। ये और गेट का भी नहीं है, याद रखिएगा। नॉर का भी नहीं है, एंड गेट का भी ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का, या कोणीय संवेग संरक्षण का? किरचॉफ का नियम यानी द्वितीय नियम जो है वो क्या दर्शाता है, बताइए। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम दर्शाता है। क्या? ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या याद रखिएगा? बी याद रखिएगा। 2024 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। 13 नंबर है कि चित्र में दिखाया गया परिपथ में E1 बराबर 10 वोल्ट और E2 बराबर 6 वोल्ट दोनों सेल बैटरी का EMF है तथा R1 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 ओम, R2 1 ओम। इसके आंतरिक प्रतिरोध है CD के बीच का सेल का विभवांतर बताइए। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा 13 नंबर सवाल का जवाब, वो सिंपल याद रखिएगा, 6 वोल्ट से कम होता है। 6 वोल्ट से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटेस्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोध का, धारा का, विभवांतर का, या सभी का? तो वीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, किसका तुलना करता है? तो यहाँ पे प्रतिरोध का करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण बताइए। मृग मरीचिका को जो कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इतना फास्ट में आपको क्वेश्चंस बैंक का सॉल्यूशन कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी विथ रवि पर दिखेगा। फटाफट से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। पतली झिल्ली के रंगीन देखने का कारण बताइए। एक प्रकार का अगर पतली झिल्ली है और रंगीन दिख रहा है, उसका क्या कारण क्या हो सकता है? तो कारण जो होता है उसका क्या होता है? व्यक्तीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण बताइए। प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण, ध्रुवन, विवर्तन। आसमान का कलर अगर नीला दिख रहा है उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण जो होता है वो प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण बताइए। तो वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 6 गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज होगा, बिल्कुल राइट। जीवाश्म की आयु पता लगाई जाती है कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरणें से, या लेजर से? तो जीवाश्म की आयु का पता हम लोग किससे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग से लगाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट है। तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सभी का जवाब ऑप्शन नंबर ए रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सौर ऊर्जा का स्रोत बताइए। तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो न्यूक्लिक विखंडन होता है। न्यूक्लियर विखंडन जब होता है तो सौर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 है, पीले रंग का दिया हुआ है E2 है, तो क्या होगा? कौन बराबर होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, या 2E के बराबर होगा? तो ये जो होगा इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, E2 बड़ा होगा E1 से। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में उपयोग होता है 2 डायोड, 3, 4 या 5 डायोड? तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड यूज होता है। 25 नंबर सवाल है, मोबिलिटी का एसआई मात्रक बताइए। मोबिलिटी का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर गुने मीटर बटे न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नॉन गेट के लिए जो यहाँ पे बनाने के लिए उपयोग होता है, कौन कौन सी नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पे क्या लाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, सेम टू सवाल आपसे पूछा जाएगा। और आज का लास्ट सवाल है, मॉड्यूलन कितने प्रकार की होती है? तो ये जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। तो पहले के जमाना में मात्र 2 घंटे का टाइम मिलता था, लेकिन अब आपको भरपूर टाइम मिलता है।
3 हावर्स 15 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें आप मजे से हर एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो कुछ ही मिनटों में हमने आज की दोनों क्वेश्चंस बैंक को यानी 20 मिनट में 2 क्वेश्चंस बैंक को सोल्यूशन किया है, जो कि यूट्यूब के इतिहास में सबसे फास्ट सोल्यूशन होगा। कैसा लगा आज की क्लास, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस बैंक के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।